दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल सुपर 50 में हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट अब आप लोगों को इलेक्ट्रिकल का हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, जीरो से लेकर जितने टॉप लेवल तक का होगा। अभी फिलहाल बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का एग्जाम होने वाला है। इसमें जो पहले प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम पेपर में इलेक्ट्रिकल का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको आप लोगों को दिखाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और उसमें यही सब क्वेश्चन आएगा जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस से ही आता है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता। क्योंकि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है, मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ और काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में, क्या आता है क्या नहीं आता। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें और बहुत से बहुत बच्चों को इसको शेयर करें और इसको जो है काफ़ी इसका स्टडी करें। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा पहले आया था एसबीओ 2018 में, जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है एक ओवरहेड लाइन के ट्रांसमिशन लाइन पर स्पैन स्पैन 200 मीटर है और लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 केजी है और अधिकतम जो है इसका टेंशन क्या है, 1400 केजी है। तो इसका सैग पूछ रहा है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हुआ, ये ट्रांसमिशन से क्वेश्चन है क्योंकि देख लीजिए सिलेबस में ट्रांसमिशन भी दिया हुआ है, इसलिए ट्रांसमिशन का क्वेश्चन है। इसको नोट करते जाइएगा किस किस पोर्शन से आ रहा है ये। तो इसका इसका जो आंसर क्या होगा इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले हम जानेंगे सैग। सैग क्या होता है, सैग के बारे में आप लोग को पता होगा। सैग उसको कहते हैं जो दो पोलों के बीच में जो तार हम लोग डालते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उस लाइनों के बीच में जितना झुकाव होता है उसको सैग बोलते हैं। और सैग का फॉर्मूला क्या होता है, सैग का फॉर्मूला आप लोग को बता रहे हैं। सैग फॉर्मूला होता है, उसमें जो है सैग का क्या फॉर्मूला होता है, सैग फॉर्मूला होता है एस इक्वल डब्लू एल स्क्वायर बटा में 8 टी होता है, जिसमें डब्लू क्या हो गया, आपका डब्लू जो हो गया वेट हो गया, और एल क्या हो गया, एल उसका स्पैन हो गया, यानी कि जो है दो पोलों के बीच की दूरी हो गया, डिस्टेंस, और टी उसका हो गया टेंशन। अब जो है इस पर हम सॉल्व करेंगे। डब्लू के स्थान पर हम इसमें जो लिखेंगे, वेट इसका कितना है, 0.7 केजी वेट है, और एल कितना है, 200 मीटर है। 200 को उसको स्क्वायर कर देंगे तो इसके बाद जो है वो चार पर फोर टाइम जीरो हो जाएगा, और नीचे 8 है, और टी टेंशन कितना है इस पर टेंशन है 1400 केजी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारा पूरा सॉल्व होकर जो आ जाएगा वो 5/2 आ जाएगा। तो एस बराबर क्या, 5/2 का डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी जो 2.5 दिया है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इसमें दिया हुआ है कि बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है, यानी विच इज द फ्लोइंग कंपास इज यूज द ड्रा वेरी लार्ज सर्किल। इसके लिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इसके लिए बीम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका 52 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इसमें क्वेश्चन हम उसका आंसर बताते जाएंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आप अपने लेवल पर आप इसको सॉल्व कीजिए। 53 पूछ रहा है कि 2000 वाट का एक एयर कंडीशन है जिसमें 220 वोल्ट एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है और ड्यूटी साइकिल 60% मानते हुए 10 यूनिट विद्युत खर्च करने के लिए यह कितने समय तक चलेगा। ये खर्च के बारे में पूछ रहा है, तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। इस क्वेश्चन में 54 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ही स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किस कारण भिन्न होती है। इसमें ये एल्यूमिनेशन का प्रश्न हो गया। देखिए उसमें सिलेबस में एल्यूमिनेशन से दिया हुआ है। तो द एल्यूमिनेशन इज द वेरियस पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय द सेम सोर्स वेरियस एज। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 54 का जो आंसर हो जाएगा, एक ये इसमें कोस्ट एंगल थर्ड होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। इस क्वेश्चन में विद्युत वायरिंग के लिए भारतीय मानक के अनुसार क्लीट वायरिंग सिस्टम में क्रमानुगत दो क्लीटों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो क्लीटों के बीच की दूरी कितनी होती है, क्लीट क्लीट या आप लोग पढ़े होंगे दो दो सैडल, जिसको सैडल भी बोलते हैं, यानी कि अगर ये पाइप है, पाइप जैसे ये पाइप होता है, इस पाइप के बीच में दो ऐसे क्लीट जो लगाते हैं, इन दोनों क्लीटों के बारे में पूछ रहा है, यानी कि इसको सैडल ही बोलते हैं। तो एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, सैडल सैडल से 60 और 60, इसका जो आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। इसमें पूछ रहा है कि जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर थ्री फेज एसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो यह पूर्ण घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो इस गति पर घूर्णन करता है। यानी कि जो थ्री फेज इंडक्शन, देखिए ये क्वेश्चन जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर से आ गया, जो सिलेबस में थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी है। तो ये 56 जो है, 56 में जो क्या है, ये किस स्पीड पर घूमता है, ये पूछ रहा है। स्टेटर और रोटर दोनों का स्पीड अलग अलग होता है। स्टेटर जो होता है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। ठीक है, तो इसमें सिंक्रोनस स्पीड कहाँ है, डी है। इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। इसमें पूछ रहा है कि 57 क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का होना निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य से है। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का प्रयोग क्यों होता है, या सर्ज टैंक किस लिए होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको जनरेशन ट्रांसमिशन से आ गया, जिसमें हाइड्रो न्यूक्लियर थर्मल ये सबसे सिलेबस में दे रखा है, इसका ये क्वेश्चन हो गया आ गया इसमें। तो 57 है, 57 का आंसर क्या हो जाएगा, यह जल मार्ग पेन स्टॉक में वाटर हैम्पर प्रभाव को कम करते हैं। यानी कि जल, जब इसके बारे में आप जनरेशन के बारे में आप डीपली पढ़ेंगे तो उसमें सारा ये दिया हुआ होगा। यह जल मार्ग पेन स्टॉक में वाटर हैम्पर प्रभाव को कम करता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58।
इसमें है कि डीसी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला इंटरपोल में, यानी डीसी मशीन आपके बार आपको जानकारी होगा कि डीसी मशीनों में 2 प्रकार के कंपनसेट वाइंडिंग और इंटरपोल, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि डीसी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरपोल में, यानी इंटरपोल का क्वालिटी पूछ रहा है कि इंटरपोल किस टाइप का होता है। जैसे कंपनसेट वाइंडिंग होता है उसी तरह इंटरपोल भी वाइंडिंग होता है। तो इंटरपोल का प्रॉपर्टी क्या होता है 58 में क्या होगा, ये इंटरपोल जो होता है, इंटरपोल का जो तार होता है वो मोटा होता है। जैसे ये कॉइल होगा ना, ये मोटी कॉइल होगी इस तरह की, लेकिन इसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा नहीं होगी, संख्या कम होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़े हम देखते हैं कि कम संख्या में मोटे तारों से निर्मित टर्न होते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी। ये क्वेश्चन देखिए आपका ये वाइंडिंग से संबंधित आ गया, डीसी वाइंडिंग से आ गया, ये भी सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। दो अल्टरनेटरों के समानांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है, यानी दो अल्टरनेटर का जो है हम लोग पैरेलल ऑपरेशन जो करते हैं, उस पैरेलल ऑपरेशन में क्या कंडीशन होता है, पैरेलल ऑपरेशन के लिए सही कंडीशन क्या होता है। तो सही कंडीशन सबसे देखिए, दोनों अल्टरनेटर का समान रेटिंग भी होता है, बट इसमें मोस्ट पूछ रहा है कि सबसे आवश्यक शर्त क्या है, यानी कि सबसे कंपलसरी क्या है। समान रेटिंग भी होनी चाहिए, ये भी है, उसका आउटपुट भी इक्वल होना चाहिए, बट इसमें कौन सी ऐसी कंडीशन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी किसी की 50 हर्ट्ज है, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, या फिर इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल प्रति सेकंड, ये भी क्वेश्चन में आता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा डी। दो अल्टरनेटरों की आपसी बस बार फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अल्टरनेटर से क्वेश्चन आ गया, ये भी अल्टरनेटर जो है ये सिलेबस में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। ऊर्जा संयंत्रों में से किस मापदंड की वृद्धि से कार्य क्षमता सीधे रेखा के नियम का पालन करती है, यानी कि पावर प्लांट, ये पावर प्लांट से क्वेश्चन आ गया। इस पावर प्लांट में क्या पूछ रहा है कि पावर प्लांट में किस मापदंड की वृद्धि से कार्य क्षमता सीधे रेखा के नियम का पालन करती है, यानी कि विच पैरामीटर इज इफिशियंसी ऑब्टेन्ड विद स्ट्रेट लाइन लॉ, इसके कौन सा ये करता है, ये तो इसका जो है ये टेम्परेचर को जो है टेम्परेचर का पालन करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, तापमान, ये करेक्ट आंसर बी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। 6 पोल मशीनों के लिए कुल पिच वाइंडिंग का कॉइल स्पेन क्या होगा। देखिए ये वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो इसमें 6 पोल मशीनों के लिए फुल पिच वाइंडिंग पूछ रहा है। तो फुल पिच वाइंडिंग क्या हो जाएगा इसका, 6 के लिए तो 3 दूनी 6, यानी 30 डिग्री का होता है। 6 का 10 डिग्री का क्या होगा, 6 पोल मशीन है तो फुल पिच पूछ रहा है, तो कितना होगा 10 6 60, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर 60 डिग्री मैकेनिकल होगा। तो इसका कॉइल स्पेन कितना होगा, सी नंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा सी, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 62 है। ये देखिए आपका जो डीसी शंट मोटर के लिए 50% दक्षता वाली की 520 वोल्ट डीसी शंट मोटर 75% दक्षता के होइस्ट के परिचालन करता है। यदि रियोस्टेट ब्रेकिंग लगाया जाता है तो लोड इतना 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कम करने के लिए आर्मेचर सर्किट में लगभग किस मान का प्रतिरोध आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन जो आपका जो हो गया डीसी शंट मोटर डीसी कंट्रोल सिस्टम से हो गया ये। तो ये क्वेश्चन भी जो सिलेबस में दे रखा है, इसका जो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी, 20 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। एक विद्युत ड्राइव के बुनियादी तत्व कौन कौन से हैं। इसमें दोस्तों न्यूमेरिकल का क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, इस कारण से अब आपको जो शॉर्ट है वो बता रहे हैं। बाकी इस पे जो आप कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर एक्सप्लेन करके वीडियो न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बना देंगे, जो भी सिलेबस से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसको बना देंगे। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है एग्जाम में पहले प्रीवियस ईयर में, इसको सॉल्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि सिलेबस से कहाँ कहाँ किन किन टॉपिक से किस किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं 63। एक विद्युत ड्राइव में, देखिए इलेक्ट्रिक एसी ड्राइव से क्वेश्चन आ गया ये। बेसिक एलिमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक ड्राइव आर, विद्युत ड्राइव के बुनियादी तत्व कौन कौन से, मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या क्या चीज़ उसका बुनियादी तत्व होता है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम, यानी इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल सिस्टम, दूसरा में क्या पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक मोटर, रोटर कंट्रोल सिस्टम, कम्यूटेटर कंट्रोल सिस्टम, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा ये 63 का ए होगा। इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी कि इसके क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी सर्किट में एमीटर को उस सर्किट तत्व के साथ रखा जाता है जिसमें करंट को मापा जाना है। यह है एसी सर्किट में, देखिए एमीटर को उस सर्किट तत्व से रखा जाता है जिसमें करंट को मापा जाता है। और ये क्या है, ये तो एसी सर्किट से क्वेश्चन आ गया ये। तो इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये इसको एसी सर्किट में एमीटर को, यानी कि इसमें जो एमीटर और वोल्ट मीटर इससे संबंधित है। आप देखिए एमीटर को हमेशा क्या लगाते हैं, एमीटर ये होता है, एमीटर ये हो गया, या इसको एम्पियर मीटर भी कहते हैं। ये हमेशा एक लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है। अगर ये लाइन से करंट इधर से आई फ्लो होगा तो आई फ्लो पर ये एमीटर के होते हुए करंट शो करता जाएगा। यही अगर वोल्ट मीटर की बात अगर हो जाए तो वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर में 2 टर्मिनल होते हैं और ये पैरेलल में लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ एमीटर के बारे में पूछ रहा है तो ये हमेशा केवल सीरीज में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 65। फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप के अल्टरनेटरों में कितने स्लिप रिंग प्रयोग होते हैं। यानी कि ये पूछ रहा है फील्ड टाइप होता है और आर्मेचर टाइप होता है। अल्टरनेटर 2 तरह के होते हैं, फील्ड टाइप भी होता है और आर्मेचर टाइप भी होता है। तो फील्ड टाइप के आर्मेचर में कितने स्लिप रिंग का प्रयोग होता है,
फील्ड टाइप आर्मेचर में स्लिप रिंगों की संख्या कितनी होती है? इसमें 2 होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए आपका जो है एसी 3 फेज अल्टरनेटर से क्वेश्चन है। ये देखिए बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होगी? ये देखिए आपका जो है ये कौन से चैप्टर से आ गया? ये आपका अप्लायंसेस से क्वेश्चन से आ गया, इंडस्ट्रियल ये सॉरी डोमेस्टिक अप्लायंसेस से आ गया, ये भी सिलेबस में दे रखा हुआ है। तो 66 इसमें कौन सा होगा? ये 66 का इसमें जो होगा सबसे ज़्यादा इसमें क्या है कंजम्पशन किसमें होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पावर ज़्यादा लेगा, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, उसका पावर कंजम्पशन ज़्यादा लेगा। तो सबसे ज़्यादा किसमें? वॉशिंग मशीन के करंट एम्पियर कितना कम होता है, आयरन का उस ज़्यादा होता है, वैक्यूम क्लीनर का कम होता है। आयरन और वाटर हीटर दोनों में आपको कंपेयर करना है। आयरन अगर 1000 वाट की है तो वही अगर हीटर जो है जिससे पानी हम लोग गर्म करते हैं उसमें उसको ज़्यादा एनर्जी की खपत करते हैं, इससे वाटेज ज़्यादा लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से किस प्रकार का इंसुलेटर लाइन के सबसे अंतिम सिरे पर, यानी कि जो ट्रांसमिशन, देखिए ये क्वेश्चन जो है ट्रांसमिशन के संबंधित क्वेश्चन आ गया, सिरों पर एक या कोने होने पर वहां पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंतिम सिरे पर, एंड सिरे पर किस टाइप के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ये। तो इसको जो है ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये पोल हो गया, और इस पोल पर जैसे जैसे ये लाइन गया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि इस लाइन के इस टर्मिनल पर जो इंसुलेटर लगा होता है और वो कौन सा इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर का टाइप पूछ रहा है एंड पॉइंट पर, अंतिम सिरे पर। तो स्ट्रेस इंसुलेटर होता है या टेंशन इंसुलेटर भी उसको बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें दोस्तों ये भी चीज़ है कि इंसुलेटर किस चीज़ का बना होता है, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंसुलेटर पोर्सिलेन का बना होता है। और इंसुलेटर का जो टाइप है ये भी दे रखा है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप, सैकल टाइप, पिन टाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 68, ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए आपको जो है सर्किट ब्रेकर से क्वेश्चन आ गया, जो कि सर्किट ब्रेकर सिलेबस में दे रखा है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल, उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल, किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि ओसीबी में इंसुलेटेड ऑयल होता है, जो जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एज आर्क इक्वेंसी मीडियम, इस स्फूलिंग के समन का माध्यम होता है, यानी ऑयल सर्किट में इंसुलेटिंग ऑयल का क्या होता है, जो स्पार्किंग जो होती है, स्फूलिंग जो होती है, उसको ये हटाने के काम में आता है ये, ठीक है। तो इसका दोस्तों 68 का जो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो 69 है। इसमें पूछ रहा है कि एक 8 पोल 90 स्लॉट 4 सर्किट डुप्लेक्स वाइंडिंग में प्रति स्लॉट 6 कॉइल 270 कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट है। कम्यूटेटर पीच पूछ रहा है इसमें। ये देखिए आपके वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन आ गया, वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसका जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 70 नंबर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ये भी सिलेबस में 3 फेज इंडक्शन मोटर दिया। आपको सिर्फ देखना है कि लेवल क्या है क्वेश्चन का और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। उससे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे इस टाइप का हम जो है करेक्ट करके हम आपको बता देंगे, जिसमें जो है आपको जो है सारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो है आपका जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बता रहा है, इसमें कौन सा कथन सही, इसकी रख रखाव लगाव बहुत अधिक होती है, ये एक क्वेश्चन है। इसका आंसर बी जो है, यह हल्के लोड से होने पर उच्च लैंगिंग पावर फैक्टर पर चलता है, लोड के वृद्धि के साथ उसकी गति बढ़ जाती है। डी है, इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें सेल्फ स्टार्टिंग टार्क होता है। इसमें 70 का कोई आंसर क्या होगा, इसका 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसमें जो होता है क्या होता है, अब आप समझ लें 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो चाहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसमें सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क इसलिए होता है क्योंकि इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है और इसके साथ वो सेल्फ स्टार्ट होता है, इसीलिए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर भी इसको बोलते हैं। और सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क के कारण इसमें सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसका 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 71 क्वेश्चन, किस प्रकार की वायरिंग अत्यधिक टिकाऊ होती है और उसका मैकेनिकल लॉसेस से कम प्रभावित होती है, यानी विच टाइप ऑफ वायरिंग इज हाईली ड्यूरेबल एंड लेस अफेक्टेड बाय मैकेनिकल डैमेज, यानी कि मैकेनिकल डैमेज से कौन सा वायरिंग जो है बचाव करता है और उसकी टिकाऊपन ज़्यादा होती है, वो कौन सी वायरिंग होती है, इसका आप आंसर बताएंगे। देखिए वायरिंग भी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक कंड्यूट वायरिंग होती है और एक कंसील्ड वायरिंग होती है। इसमें अन्य प्रकार का केसिंग केपिंग भी होता है, आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट जो है ऑप्शन है केसिंग। केसिंग का मतलब होता है ये एक चौड़ी सी होती है, इसके ऊपर एक टाइप का कैप लगा होता है, इस टाइप की ओपन वायरिंग होती है। क्लीट वायरिंग होती है, क्लीट वायरिंग इस तरह, क्लीट वायरिंग ऐसी होती है कि जिसमें जैसे मान लीजिए ये एक ऐसे ऐसे इस तरह क्लीट करके लगाया जाता है, एक वायरिंग हो गया। बटन वायरिंग हो गया, बटन वायरिंग का मतलब हो गया कि जैसे इस टाइप के एक वायरिंग है, इस पाइप में ऐसे ऐसे इसको सैडल के माध्यम से फिक्स किया हुआ है, तो ये बटन वायरिंग हो गया। एक कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग जो होता है वो अत्यधिक टिकाऊ होता है। कंड्यूट वायरिंग क्या होता है, अत्यधिक टिकाऊ होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 72 जो क्वेश्चन है उसको देखें,
एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, देखिए पहला जो क्वेश्चन था ये वायरिंग से था, जो कि वायरिंग से संबंधित दिया गया है, इंडस्ट्रियल वायरिंग। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 72, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की निम्न में से कौन सी वाइंडिंग में टर्म की संख्या अधिक होगी है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, पावर एनर्जी उसकी सेम रहती है, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी भी जो सेम रहती है, वो करंट को वोल्टेज को ये चेंज कर सकता है, एनर्जी उसका इनपुट आउटपुट दोनों सेम ही होती है, और वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन के प्रयोग में लिया जाता है। अब पूछ रहे हैं स्टेप अप, अप मतलब बढ़ना, स्टेप डाउन मतलब घटना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के निम्न से कौन सी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होगी? तो टर्नों की संख्या किस में अधिक होगी दोस्तों? जैसे मान लीजिए स्टेप अप का मीन्स क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना। तो मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, तो इस ट्रांसफार्मर में मान लीजिए यहाँ पर कॉइल की संख्या कम है, तो इनपुट इधर प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा, और हमको वोल्टेज को स्टेप अप करना है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाना है, तो जाहिर से कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या को बढ़ाएंगे ताकि वोल्टेज को हमारा और बढ़ा सके। तो इसलिए फिजिकल ऐसे नॉर्मली आपको सोचना है कि स्टेप अप यानी जिस साइड में स्टेप अप करना है उस समय कॉइलों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे प्राइमरी सोर्स में हमको स्टेप अप करना है तो इधर कॉइल ज़्यादा संख्या में हो जाएगी, इस तरफ कम हो जाएगी। तो आप ये पूछ रहे हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है, प्राइमरी में होगा या सेकेंडरी में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा है दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि 72 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये वाइंडिंग से संबंधित आ गया ट्रांसफर, ये भी सिलेबस में दे रखा है। अब 73, डिमांड फैक्टर यानी मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, यानी डिमांड फैक्टर क्या है? डिमांड फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? डिमांड फैक्टर जो होता है मैक्सिमम लोड से जुड़े हुए अप्लायंसेस का रेशियो होता है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम लोड कहाँ पर है, लोड पावर का उपलब्ध पावर का लोड अधिकतम लोड का जुड़े हुए लोड से अनुपात, जुड़े हुए लोड का अधिकतम लोड से अनुपात गलत है, यानी कि मैक्सिमम लोड से जुड़ा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू कनेक्टेड लोड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा, यानी कि 73 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जैसे हम लोग कनेक्शन लेते हैं बिजली में, तो उसमें एक डिमांड होता है कि आपका डिमांड क्या है, 1 kVA लोड, 2 kV लोड, तो इसके हिसाब से जो है वो डिमांड कनेक्शन लोड के ऊपर होता है। तो इसी के बारे में ये पूछ रहा है डिमांड फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 74। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन है, एक 1000 MVA 33 kVA 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाती है, तो रेटेड मैग्नेटिक करंट, यानी कि इसका क्या बोल रहा है, रेटेड मेकिंग करंट, मेकिंग करंट इसका पूछ रहा है। जैसे सीबी में क्या होता है, मेकिंग करंट होता है, कैरिंग करंट होता है और ब्रेकिंग करंट होता है, इसमें मैकिंग करंट पूछ रहा है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, 74 का आंसर जो होगा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 44.6 kV। ये देखिए आपका सर्किट ब्रेकर से क्वेश्चन आ गया जो सिलेबस में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम को अधिकतम स्वीकार्य परिचालन तापमान के अनुसार मानक NEMA नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वर्गीकरण द्वारा रेट किया जाता है। क्लास बी इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन क्या है? अब देखिए, ये आपका इंसुलेशन से क्वेश्चन है, इंसुलेशन को आपको पता है कि इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन से संबंधित जो है अब आपको इंसुलेशन का लेवल जानना है, तो ये भी आपको याद रखना है, YABFHC ये सब क्लास है। तो इसका जो वाई का 90, 105, 130 और इसके बाद जो है 90, 105, 130, 120, 135 और 280 तक होता है ये। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये पूछ रहा है क्लास बी के लिए। तो क्लास बी का जो है, क्लास बी का आपका जो है टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 76 नंबर, 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई सतह किरणों की ओर से 100 कैंडल के पावर लैंप में से 5 मीटर की दूरी रखी है, सतह पर प्रदीप्ति का औसतन तीव्रता क्या होगी? यानी कि इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन आ गया। ये देखिए इल्यूमिनेशन के बारे में आपको दे रखा है, तो इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डू ल्यूमिनेस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, देखिए इसका CFL का फुल फॉर्म भी दे रखा है, इसको भी आपको याद करना है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का औसतन आयु काल क्या होता है, यानी कि ट्यूबलाइट का एक आयु काल कितना होता है, ट्यूबलाइट का आयु काल कितना होता है, 7000 से 8000 घंटा होता है। आपको याद रखना है कि 7000 से 8000 घंटा होता है, कहीं कहीं 7000 भी होता है, कहीं 8000 भी होता है, कहीं 9000 भी होता है। तो 7 से 8000 घंटा जो होता है ये CFL का या फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो है कार्यकाल, औसतन कार्यकाल एवरेज होता है। इसमें 8000 घंटा आपका ऑप्शन क्या है, डी है, तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 78 से है, वो पिछला क्वेश्चन भी जो था वो भी इल्यूमिनेशन से था और अप्लायंसेस से। अब 78 क्वेश्चन है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, देखिए जनरेशन से क्वेश्चन आ गया ये कि आपूर्ति 160 मीटर के मीन हेड से 10 × 10⁸ CU मीटर की क्षमता से जलसान की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक कितना जलाशय का कितना 3 किलोमीटर, तो 4000 किलोमीटर की दर से बिजली की आपूर्ति की जाने पर पानी की स्तर गिरने का दर क्या है,
जनरेशन से क्वेश्चन हो गया, जनरेशन का क्वेश्चन जो हो गया, इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन, एक पावर जनरेशन इन ए विंड मिल, यानी विंड मिल में बिजली का उत्पादन किस टाइप का होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हवा की गति के अनुपातिक होता है, हवा की गति के घन के अनुपातिक होता है, हवा की गति के वर्ग के, या हवा की गति के व्युत्क्रम अनुपातिक। ये भी करेक्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमेशा कई बार पूछा गया है। प्रोपोर्शनल ऑफ विंड स्पीड, यानी कि हवा के स्पीड के होता है, या प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक ऑफ विंड स्पीड, यानी घन स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें विंड मिल में बिजली का उत्पादन जो होता है वो किस टाइप का होता है? वो हवा की गति के क्यूबिक स्क्वायर के बराबर होता है, क्यूबिक के अनुपाती होते हैं, यानी कि हवा की गति के घन के अनुपातिक होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, भारत में अधिकांश उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, भारत में मोस्टली जो है ट्रांसमिशन लाइनें जो होती हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, किस टाइप का होती है? अंडरग्राउंड होता है, ओवरहेड होता है, अंडर सी होता है, अंडरग्राउंड होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये तो बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा देखते हैं कि उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन जो भी होता है ओवरहेड ही होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, समषष्ठभुज का आंतरिक कोण कितना होता है? द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। ये भी याद करना है कि जो 3 फेज मोटर होता है उसका भी आपस का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है 3 फेज का। एसी सर्किट ब्रेकर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम में होता है? यानी कि एक सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर आपको पता होगा एसी भी होता है, कोयल सर्किट ब्रेकर होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, एमपीसी भी होता है, मोल्डेड केस भी होता है, कई प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि एयर सर्किट ब्रेकर मेकिंग और ब्रेकिंग ये दोनों किस मीडियम में होता है? वैक्यूम में होता है, हवा में होता है, गैस में होता है, ऑयल में, यानी कि जो सर्किट का ब्रेकिंग चेंबर जो होता है वो किस टाइप का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाहिर सा चीज़ है, ये कॉमन सेंस की चीज़ है, एयर सर्किट ब्रेकर है तो इसका मतलब एयर चेंबर होगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो चेंबर में ऑयल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट दोस्तों, यदि स्टेटर एमएमएफ, एमएमएफ का भी फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी कि वैसा फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड को मूव करने के लिए पुश करे। यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णन फ्लक्स की तरह एक ही समान गति में घूमता हो तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णन फ्लक्स के बीच की सापेक्ष गति क्या होगी? यानी कि इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझ ले, एक स्टेटर की मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एमएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की तरह समान गति में घूमता हो तो स्टेटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सापेक्ष गति क्या होगी? 83 का क्या होगा? अब देखिए, ये समझने वाली चीज़ है, कोई स्टेटर है और मोटर है, जैसे मान लीजिए स्टेटर वो होता है जो स्टेबल हो, और ये जो होता है ये आपका ये हो गया रोटर, ये मोटर की पूरा ये हो गया सिंबल, ये ऊपरी वाला भाग हो गया स्टेटर, ये वाली जो हो गया ये रोटर हो गया। अब ये दोनों के बीच बोल रहा है कि दोनों के बीच जो है सापेक्ष गति इक्वल हो, तो उस कंडीशन में दोनों का, स्टेटर का एमएमएफ और इसका रोटेटिंग फ्लक्स दोनों का इक्वल हो जाए तो इसके बीच की सापेक्ष गति क्या होगा? क्या ये दोनों की अगर एमएमएफ और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों बराबर हो तो क्या ये घूमेगा या नहीं घूमेगा? जाहिर सा चीज़ है कि जब तक फ्लक्स आपस में क्रॉस नहीं होगा, कटेगा नहीं, तब तक ये मोटर का रोटेटर घूमेगा नहीं। तो सिंपल सा चीज़ है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इसका सापेक्ष गति कुछ भी नहीं होगा। ए है, शून्य दिया है, 0 से 1 1 और 1 नेगेटिव से 1 प्लस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 84 क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? यानी कि लेड एसिड बैटरी होती है और निकल कैडमियम बैटरी भी होती है और ड्राई सेल भी होता है जिसको प्राइमरी सेल भी बोलते हैं, और लेड एसिड सेल को जो हम लोग सेकेंडरी सेल भी बोलते हैं। इस सेकेंडरी सेल में जो एनर्जी स्टोर होता है वो किस टाइप में होता है? किस तरह से एनर्जी स्टोर करते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, चार्जेड एनर्जी होता है, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये केमिकल एनर्जी के द्वारा जो है, तो इसमें केमिकल होता है लेड एसिड में, तो उस केमिकल एनर्जी रिएक्शन के कारण जो एनर्जी उसमें स्टोरेज होती है वो होता है केमिकल एनर्जी, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट 85, स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार आपको पता होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, डेल्टा स्टार होता है, इसके बाद जो है सिंगल फेज स्टार्टर होता है, 3 फेज स्टार्टर होता है, कई प्रकार के स्टार्टर होते हैं, आपको थ्योरी में बताएंगे। हर एक एक चैप्टर का आपको थ्योरी बीच बीच में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरी तरह से दिमाग में घुस जाएगा, जो कम नॉलेज का भी बच्चा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, जो तेज होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। 85 का आंसर करें हम, 85 का आंसर क्या होगा? स्टार डेल्टा स्टार्टर में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या होता है? लाइन वोल्टेज बटा रूट बाई 3 होता है, लाइन वोल्टेज बटा में √3 होता है। इसमें क्या है? इसमें लाइन वोल्टेज बटा √3 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर जो है 1 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए आपका जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये आपका कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, ये भी सिलेबस में दे रखा है। 85 क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय कारण से हुआ कम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल किस रूप से जोड़े जाते हैं? फॉर सेटिस्फैक्ट्री डिस्चार्ज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एट हाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन disturbance causes due to electromagnetic interface the panel are interconnected by। उस पैनल को किस में कनेक्ट करते हैं? इसको जो है बाउंडिंग ब्रेड के रूप में इसको कनेक्ट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थ्री फेज सिक्विरल के इंडक्शन मोटर का प्रमुख भाग इनमें से कौन सा है? देखिए कितना इंडक्शन मोटर हो गया, थ्री फेज सिंगल फेज, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई ज़्यादा टफ और डीप नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल है। बस आप इलेक्ट्रिकल सुपर 50 के साथ बने रहिए और लड़कों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको टोटल सिलेबस से क्वेश्चन, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आ रखा है और वैसे वैसे एग्जाम में आएगा। 87 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि थ्री फेज सिक्विरल के इंडक्शन मोटर का प्रमुख भाग इनमें से कौन सा है? स्टेटर और रोटर, स्टेटर और रोटर, केवल स्टेटर, केवल कम्यूटेटर, केवल रोटर। देखिए कम्यूटेटर जो होता है वो डीसी में होता है, एसी में नहीं होता है। रोटर होता है, स्टेटर भी होता है। इसमें ऐसा ऑप्शन तो सिर्फ ए का है जिसमें स्टेटर रोटर दोनों है, बाकी केवल स्टेटर, ये गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। यानी कि उसमें स्टेटर और रोटर आपको पहले बताए हैं कि एक स्टेटर होता है जो स्टेटिंग होता है और रोटर होता है जो घूमता है, जिसको हम लोग डीसी में आर्मेचर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 88, देखिए ट्रांसमिशन लाइन से क्वेश्चन आ गया। ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग करंट, ट्रांसमिशन लाइन में मौजूद चार्जिंग करंट क्या होता है? ये ट्रांसमिशन लाइन में जो है मौजूद चार्जिंग करंट जो होता है वो हमेशा लैग करता है। किससे लैग करता है? वोल्टेज से। किससे लैग करता है? ये हमेशा जो है वोल्टेज से लैग करता है या लीड करता है? बताएं। ट्रांसमिशन लाइन में मौजूद चार्जिंग करंट, जो भी चार्जिंग करंट होता है वो वोल्टेज के 90 डिग्री से हमेशा क्या करता है? लीड करता है। इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हमेशा करंट आगे होता है और वोल्टेज उससे पीछे होता है। 89 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुल्यकालिक कला परिवर्तित यानी सिंक्रोनस कैपेसिटर, हम लोग दोस्तों जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का जो है, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आता है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ना है, क्योंकि कई बार इसमें बहुत शुद्ध प्रकार का जो है लिखा होता है जो समझने में दिक्कत होता है, इसलिए आप दोनों इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ें। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिंक्रोनस कैपेसिटर जो होता है, देखिए इसमें जो होता है क्या होता है, ये सिंक्रोनस कैपेसिटर किस लिए प्रयोग किया जाता है? जैसे कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है उसी तरह सिंक्रोनस कैपेसिटर भी प्रयोग किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो इसमें क्या होगा? 89 का क्वेश्चन क्या होगा? यह ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का बिना लोड के काम करता है। स्व उत्तेजित मोटर का यानी सेल्फ स्टार्टेड मोटर का भारी लोड में काम करता है। यह एक कैपेसिटर बैंक के भारी लोड पर काम करता है। अंडर एक्साइटेड पंप, तो ये ओवर एक्साइटेड पर सिंक्रोनस कैपेसिटर काम करता है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये देखिए आपका सिंक्रोनस से आ गया, सिंक्रोनस मोटर से हो गया। सिंक्रोनस मोटर भी सिलेबस में दे रखा है। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सीधे स्विचिंग द्वारा स्टार्ट किए जाने पर मेंस में 100 इलेक्ट्रिक का करंट खींचता है। यदि स्टार्टिंग के लिए 60% टेपिंग वाला एक ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो मेंस से दिया गया इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 90 का क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका 90 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 90 का आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 36 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, एक सिंक्रोनस मोटर की गति एक सिंक्रोनस मोटर की गति प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार भिन्न की जा सकती है? द स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी वेरिएड डायरेक्टेड बाई, एक सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को कैसे डिफरेंट किया जा सकता है? तो इसका जो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर को स्पीड को चेंज करने के लिए कभी भी जो है उसकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ही बदल सकती है। ठीक है, इसको फेज बदलने से नहीं होगा, किन्हीं दो फेजों का आपस में बदल कर, या चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, लोड में परिवर्तन करके। तो 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। और इसका एक ये भी याद रखना है, एनएस बराबर क्या होता है? सिंक्रोनस एनएस बराबर 120 एफ बट्टा में पी, यानी 120 एफ फ्रीक्वेंसी और पी पोलो की संख्या हो गई। ठीक है, इस 92 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा प्रदान करने का प्रभावी तरीका वोल्टेज स्थिरता, उच्च शक्ति फैक्टर और कम संचरण हार्स को बनाए रखने के लिए फैक्ट और एसवीसी जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। सेट 1 निम्नलिखित से सेट 2 के साथ मिलान करना, सेट 1 का सेट 2 के साथ मिलान करना है। तो फैक्ट्स फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन, इसका क्या हो जाएगा? इसमें जो ऑप्शन है कौन सा होगा?
तो इसका 1 और 2 क्वेश्चन है। फैक्ट और एसबीसी, इसके बारे में आप लोग जो है मिला लीजिएगा। 92 जो है, 92 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। पहला का ए हो जाएगा और दूसरा का डी हो जाएगा। पहला का ए और दूसरा का डी हो जाएगा। पहला एक है फैक्ट्स फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, दूसरा का डी हो जाएगा स्टैटिक्स वोल्टेज कंपनसेशन, यानी कि ये दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो पहला का ए और दूसरा का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? यानी कि उच्च टर्मिनल वोल्टेज, हाई टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, इसके आउटपुट में हाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए 3 फेज अल्टरनेटर को किस प्रकार से कनेक्ट किया? जैसे 3 फेज अल्टरनेटर को स्टार डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं, डेल्टा स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके जो आउटपुट जो है, आउटपुट पर अगर हाई वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए 3 फेज अल्टरनेटर को किस रूप में कनेक्ट किया जाएगा? स्टार कनेक्शन में, ओपन सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में, डेल्टा कनेक्शन में। याद रखना है, अगर वोल्टेज हाई चाहिए तो हमेशा स्टार में कनेक्ट होगा, करंट हाई चाहिए तो हमेशा डेल्टा में होगा। तो इसमें जो है वोल्टेज आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टार कनेक्टेड, यानी कि 93 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 94 गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसी पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी गैस टरबाइन पावर प्लांट जो, देखिए जनरेशन से क्वेश्चन आ गया। अब इसमें गैस टरबाइन पावर प्लांट्स में किस पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो गैस टरबाइन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पिक लोड के लिए, इमरजेंसी लोड के लिए नहीं किया जाता है। बेस लोड के लिए उन्हें प्लांट, ये पिक लोड के लिए जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, पिक लोड। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है? देखिए ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से क्वेश्चन आ गया, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ गया। ये जो है इसका लेड सीथेट एल्युमिनियम वायर। ट्रांसफार्मर के अंदर तो वायरिंग होता है, अंदर में कॉइल होता है कॉपर की, वायर बेयर वायर होता है, गलत हो जाएगा। कॉपर वायर होता है, लेकिन कॉपर वायर में किस टाइप का होता है? तो कॉपर वायर में सुपर इनेमल कॉपर वायर होता है। कॉपर वायर तो जनरली होता ही है, तो सुपर इनेमल होता है, यानी कि उसका कोटिंग किया रहता है। अगर कोटिंग नहीं किया रहेगा, सुपर इनेमल नहीं होगा, तो वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और ट्रांसफार्मर जल जाएगा। इसीलिए 95 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है एग्जाम में। 96 जब बाउंडेड रोटर यानी बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की गति रोटर सर्किट में वोल्टेज इंजेक्ट करके नियंत्रित की जाती है, तो इस इंजेक्टर किए गए वोल्टेज की आवृत्ति किसके समान होती है? व्हेन स्पीड ऑफ बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इज कंट्रोल्ड बाय इंजेक्ट वोल्टेज इन द रोटर सर्किट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंजेक्टर वोल्टेज शुड बी सेम एज, किसके बराबर हो जाएगा? ये स्लिप के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। मेन लाइन फ्रीक्वेंसी, स्लिप फ्रीक्वेंसी, आवश्यक गति के अनुकूल आवृत्ति, रोटर की गति के अनुकूल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 इंडस्ट्रियल वायरिंग में से कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है और उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है? विच वायर इज इंडस्ट्रियल वायरिंग इज कीप्ड बेयर एंड अटैच टू एन अप्लायंसेस फ्रेम? 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर जो होता है वो उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी के साथ किसको जोड़ा जाता है? हॉट वायर, लाइव वायर, ग्राउंड वायर, न्यूट्रल वायर। तो फेज और न्यूट्रल तो किसी भी अप्लायंसेस को चलाने के लिए काम होता है, लेकिन ग्राउंड वायर जो होता है उसके बॉडी के साथ जोड़ा जाता है, ताकि हमको अगर करंट उसमें शॉर्ट हो तो करंट मनुष्य को ना लगे और वो करंट ग्राउंडिंग होकर जमीन में, पृथ्वी में चला जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर की गति पर चलता है। यानी 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर की गति। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर से संबंधित क्वेश्चन आ गया। अभी आपको पहले बताया था एनएस बराबर क्या होता है? एन एस। सिंक्रोनस स्पीड बराबर क्या होता है? 120 एफ बट्टा में पी। सिंक्रोनस स्पीड 120 एफ फ्रीक्वेंसी पी। इस पर हम क्या करेंगे? 120 पर एफ फ्रीक्वेंसी इस पर पुट कर देंगे और पी पर पोलों की संख्या पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के बाद जो है हमारा 1500 आरपीएम आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1500 आरपीएम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध किसका उपयोग करके मापा जाता है? यानी आर्मेचर जो कॉइल होता है उसका प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस किसके द्वारा मापते हैं? वोल्ट मीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा, केल्विन ब्रिज द्वारा, एमीटर द्वारा, किसके द्वारा मापा जाता है ये? तो ये आर्मेचर कॉइल का जो प्रतिरोध होता है वो एमीटर द्वारा क्या मापते हैं? करंट मापते हैं। वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापते हैं? वोल्टेज मापते हैं। हाइग्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता। तो ये 99 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज का प्रयोग करके हम लोग क्या मापते हैं? ये केल्विन ब्रिज का प्रयोग करके हम लोग
कॉइल का प्रतिरोध मापते हैं आर्मेचर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वाइंडिंग कौन सी है जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या मशीनों की पोलों की संख्या के बराबर होती है? वह कौन सी वाइंडिंग है जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या मशीनों में पोलों की संख्या, कॉइल संख्या पोल संख्या किसमें बराबर होता है? हाफ कॉइल वाइंडिंग, कंसेंट्रेट वाइंडिंग, होल कॉइल वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? तो होल कॉइल वाइंडिंग जो होता है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, जिसमें प्रति फेज कॉइलों की संख्या मशीन पोलों की संख्या बराबर होती है। इसमें एक दोस्तों और ये भी क्वेश्चन एक आता है क्वेश्चन, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग जो होता है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, इसमें क्या होता है? लैप वाइंडिंग में ए इक्वल बी होता है, अब वेव वाइंडिंग में क्या होता है? पोलों की संख्या 2 होती है। ये भी आपको याद करने वाली चीज़ है, ये भी एग्जाम में आता है। तो आपके दोस्तों ये जो टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 50 होगा क्वेश्चन, और ये हमारा जो चैनल है सुपर 50 IT, इसको कृपया सब्सक्राइब कर लें। और ये क्वेश्चन जो है ये उस समय जो SBO का 2018 में एग्जाम हुआ तो उसका ये करेक्ट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्शन के लिए आया था, तो ये मैंने डाउनलोड करके रखा था, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और धन्यवाद दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और भी क्वेश्चन इसका जो है जो बैच में आया होगा उसका क्वेश्चन है, फिर असिस्टेंट ऑपरेटर का भी क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।